अपने आप को 30 सालों से एस्टेब्लिशमेंट का तारा कहने वाले शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा इक़्तिदार में ले आई। असल सवाल ये, क्या एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को 5 साल तक वज़ीर आज़म बनाने में सपोर्ट फराहम करती रहेगी, मदद फराहम करती रहेगी? और इससे भी अहम सवाल ये कि शहबाज शरीफ को क्यों लाया गया है, इतने ज़्यादा जतन क्यों किए गए शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए? क्या है पर्पज़, क्या है हकीकी मकसद कि शहबाज शरीफ को इतने जतन करके इंतखाबात के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया गया? समझने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में जरा सी भी सियासत का समझ बूझ रखने वाले किसी भी इंसान को यह पता था कि इलेक्शन होंगे और उसके बाद अक्सरियत किसी पार्टी की अपने दम पर नहीं आएगी, यानी 266 कौमी असम्बली की सीटों में से किसी के पास अपने दम पर 133 का फिगर नहीं आएगा। लेकिन नून लीग एक ऐसी पार्टी के तौर पर उसको लाया जाएगा कि इक़्तिदार नून लीग का हो। नवाज शरीफ के बारे में इंतखाबात से पहले नून लीग ने तासुर देने की कोशिश ज़रूर की कि नवाज शरीफ को ये प्राइम मिनिस्टर ही बनाया जाएगा, अखबारात में इश्तिहारात दिए गए, लेकिन फिर भी समझने वाले समझ रहे थे कि नून लीग को अगर इक़्तिदार में लाया गया तो शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्या वजह है शहबाज शरीफ को लाने की, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ, कई सियासतदान होते हैं जो कैमोफ्लेज करते हैं, जो अपने आप को जमहूरी कह रहे होते हैं, जमहूरियत का लिबादा ओढ़े होते हैं और कहते हैं हम तो बहुत जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन बैक डोर्स एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करे होते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के कई बड़े नाम हैं। बेनज़ीर का नाम लिया जा सकता है, नवाज शरीफ का नाम लिया जा सकता है। इस हवाले से जो नेशनलिस्ट हैं, बलोच नेशनलिस्ट हैं, पश्तून नेशनलिस्ट हैं, उनका नाम लिया जा सकता है कि जो जमहूरियत के दावेदार, सिविल बलदस्ती के दावेदार होते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह मैंने अपने व्लॉग का आगाज किया, वो खुद कहती है कि वो 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है, इन एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं। 30 साल जब वो कहते हैं तो उसका मतलब है कि ये बात उन्होंने 30 साल का मतलब कि 1993 से ही वो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है। और अगर शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। 1988 में अपनी पॉलिटिक्स का आगाज करने वाले, पंजाब असम्बली की सीट जीतकर शहबाज शरीफ 1990 में कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। 1993 में फिर पंजाब असम्बली में मुंतखब होने के बाद अपोजिशन लीडर के तौर पर पंजाब असम्बली में रहे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जिन्हों के जो वज़ीर आला थे, मंजूर भट्टू, उनके खिलाफ जो अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ थे। 97 से 99 चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला पंजाब का। अपने भाई के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौर में मुशर्रफ दौर आया 99, और फिर जलावतनी की एक पूरी कहानी है 2007 तक। इस दौरान भी, मुशर्रफ के दौर में भी अगर हम देखें उस दौर के आर्काइव्स, उस दौर की खबरें, तो यही कहा जाता था कि मुशर्रफ जिस तरह नवाज शरीफ को तो किसी सूरत भी कबूल करने को तैयार नहीं है, लेकिन परवेज मुशर्रफ अपनी मीटिंग्स में, अपनी जो किचन कैबिनेट थी, अपने खास साथियों से कहते थे कि हाँ, शहबाज शरीफ से बात हो सकती है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने कभी भी अलामती तौर पर भी, सिंबॉलिक या कॉस्मेटिक तरीके से भी, कभी भी एस्टेब्लिशमेंट से टकराने की, किसी फौजी आर्मी चीफ से टकराने की, फौजी क़यादत से टकराने की कभी कोशिश नहीं की। कभी अपने किसी बयान से, अपने किसी जेस्चर से कभी इन्होंने इस तरह नहीं किया। जैसे नवाज शरीफ से तो फिर भी कई बातें नवाज शरीफ ने की हुई हैं, डिक्टेशन नहीं लूंगा, या ओवर माई डेड बॉडी, या पनामा लीक्स, डॉल लीक्स, कई नवाज शरीफ के जेस्चर्स इस तरह के रहे हैं कि जो सिंबॉलिक वे में था कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन शहबाज शरीफ ने कभी सिंबॉलिक वे में भी ऐसे नहीं किया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से गुड बुक्स में रहे हैं। और अब भी जो ये सारा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर पीटीआई के पास, जिसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास इतनी ज़्यादा सीटें थी नून लीग के मुकाबले में, उसके बावजूद जिस तरीके से शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, पीपल्स पार्टी की हमायत दिलवाएगी। क्योंकि अब जो ये प्रोजेक्ट है, अब जो ये शहबाज 2 प्रोजेक्ट है, ये असल में जो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी बात की जाए कि शहबाज शरीफ को लाया क्यों गया है, इस बात को समझा जाए तो नवाज शरीफ को लाने का मकसद है कि जो
स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल बनी है गुज़श्ता साल जून 2023 में, यानी जो बैरूनी सरमायाकारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाने के लिए जो कौंसिल बनाई गई है, शहबाज शरीफ के दौर में बनाई गई थी, जिसमें आर्मी चीफ की भी भरपूर हमायत हासिल है, इस्टेब्लिशमेंट की भी भरपूर हमायत हासिल है, क्योंकि पिछले साल जून 2023 में वाज़े तौर पर ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसे पैगामात, ऐसे मैसेज सामने आए थे कि अब पाकिस्तान की जो मईशत है, जो पाकिस्तान की इकनॉमिक्स है, इसको सुधारने के लिए और ख़ास तौर पर इसके लिए जो इस्टेब्लिशमेंट का शुरू से ही अयूब खान के दौर से एजेंडा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर इंसार किया जाए, बैरूनी इन्वेस्टमेंट पर इंसार किया जाए। तो अब की बार ये जो कौंसिल बनी है गैर मुल्की सरमायाकारी को सहूलत देने के लिए, इसको फैसिलिटेट करना है और शहबाज शरीफ को लाया गया है। शहबाज शरीफ अपने पहले दौर में तो ज़ाहिर बात है, जब 16 माह का दौर था उनका, अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक, तब कोई इस तरह का होमवर्क, इस तरह का प्लान नहीं था। तब माशी सूरत हाल भी ख़राब थी, डॉलर तेज़ी से महंगा होता जा रहा था, महंगाई अपने रिकॉर्ड तोड़ रही थी 40% पर, हर चीज़ महंगी हो रही थी। अब की बार शहबाज शरीफ को पूरा ये एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, होमवर्क कर दिया गया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्हिसार है वो गल्फ कंट्री से है, जो खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, कि वहाँ से सरमायाकारी को लाया जाए। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यहाँ से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को लाया जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के हवाले से रेड टेपिज्म है, जो रुकावटें हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें हैं, जो पुराने जो लॉज हैं रुकावटें क्रिएट करते हैं, उनको ख़त्म और दूर किया जाए। अब क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये मुस्तकबिल बताएगा। लेकिन हम अगर थोड़ा सा आज की सूरत हाल देखकर बात करें तो अब पाकिस्तान जिन ममालिक पर रिलाय कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, क्या इन मुल्कों की अब ये हैसियत है भी कि वो सरमायाकारी कर पाएँ इतने बड़े पैमाने पर, जिस तरह कहा जा रहा है? अगर वो सरमायाकारी करेंगे भी सही, अगर किसी इन अरब ममालिक को, सऊदी अरब को, बहरीन को, कतर को, कुवैत को हैवी इन्वेस्टमेंट करनी भी होगी इन हालात में, जब उन ममालिक के हालात भी इस तरह के नहीं है जिस तरह 70s और 80s में ऑयल की बिना पर ये ममालिक बेतहाशा इनके पास पैसा और दौलत होती थी। अब वहाँ भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो ऐसे में क्या वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या पाकिस्तान के पड़ोस में बड़ी दुनिया की बड़ी मईशतें हैं, चाइना है, इंडिया है, वहाँ जाएंगे? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और दूसरा ये कि जो रेड टेपिज्म ख़त्म करने की बात की जा रही है, ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं, या माशी जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, तो क्या ये हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं? ऐसा पहली दफ़ा नहीं सुन रहे। 2018 में भी जब नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट लाया गया था इमरान खान की सूरत में, तब भी यही बातें की गई थी। मुशर्रफ दौर में बातें की गई थी, अयूब दौर से बातें सुनने में आ रही हैं। अयूब खान का आप दौर देख लें, जनरल ज़िया, उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने अपने पहले दौर में 1990 से 93 तक जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन और माशी सुधार लाने की, माशी सुधार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की। मुशर्रफ दौर में इकनॉमिक्स को बेहतर करना की बात की गई। वो खैर अमेरिका की तरफ से चूंकि 30 अरब डॉलर से ज़्यादा की पाकिस्तान को मुशर्रफ दौर में इमदाद आई थी, तो थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में नज़र आया था। लेकिन आज की इस सूरत हाल में, अब की इस सूरत हाल में, जब गल्फ कंट्रीज भी उस पोजीशन पर नहीं है जिस तरह 70s, 80s और 90s में थे, क्या पाकिस्तान उन पर इन्हिसार कर सकता है? क्या पाकिस्तान ये रेड टेपिज्म, पाकिस्तान के अंदर ये जो टैक्स चोरी है, टैक्स एवेजन है, करप्शन है, स्मगलिंग है, जखीरा अंदोजी है, डॉलर माफिया है, पेट्रोल माफिया है, चीनी माफिया है, हर तरह लैंड माफिया है, हर तरह का माफिया है, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकेगा? यहाँ ये बात याद रहे, पाकिस्तान के हर इलेक्शन की तरह इन इलेक्शंस में भी जिन माफियाज का मैंने जिक्र किया उनका भरपूर किरदार रहा। उन माफियाज की दौलत की दम पर कई MNAs, MPAs असेंबलियों के अंदर पहुंचे। तो कैसे ये सिस्टम खत्म हो पाएगा? तो ये अब शहबाज शरीफ को जिस लाया गया है, इस जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल है, इसको बेहतर बनाने के लिए तो देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ किस हद तक ये कर पाएंगे। जहां तक ये बात है कि एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा, तो क्या शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा ही रहेंगे? यहां हम किसी पुरानी मिसाल से ज्यादा हालिया मिसाल देख लें कि 2018 में जिस तरीके से, जिस मोहब्बत से इमरान खान को लाया गया था, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट के नाम पर,
नया पाकिस्तान बनाने के लिए, यही सब कुछ करने के लिए, पाकिस्तान को मसाइल से दूर करने के लिए। लेकिन जब इमरान हुकूमत ऐसा नहीं कर पाई तो फिर 2022 के बाद जो कुछ अप्रैल 2022 में जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ, जो शहबाज शरीफ के मुकाबले में तब एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा चहीते थे, वो हर किसी के सामने है। तो ये हमारे पास एक इशारा है कि शहबाज शरीफ अगर डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ मतलूबा जो मकासद हैं वो पूरे नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ डिलीवरी इस हवाले से जो खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमने देखा है कि जो आंखों के तारा होते हैं वो किस तरह सीधा तारा जमीन पर आकर गिरता है। तो अब हमें देखना होगा, आज से ये चैलेंज शुरू हो गया शहबाज शरीफ का, किस तरह वो इन चैलेंजेस से निपटते हैं, किस तरह महंगाई जो 30% प्लस पहुंची हुई है, बेरोजगारी, अफरातेदार, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, हर किसी भी शोबे, टैक्स एवेजन, टैक्स चोरी, ये सब मामला से किस तरह निपटते हैं, निपट पाएंगे या नहीं निपट पाएंगे, ये चंद दिनों में, चंद महीनों के अंदर ही वाजे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको शहबाज शरीफ के हवाले से किया गया वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।